कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? इससे पहले हम लोग वेक्टर का पहला वीडियो आपके सामने लेकर आए थे और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, वेक्टर को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेक्टर जो ब्रांच है फिजिक्स का, उसका कोई सिलेबस नहीं है फिजिक्स में एज ए 11-12 की that say you require a number and it can provide you a number, that's doesn't but फिर भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पिछली बार बताए थे कि वेक्टर क्या है ना, मैथमेटिकल टूल है। और मैथमेटिकल टूल क्या होता है? मैथमेटिकल टूल का मतलब है कि आपको फिजिक्स पढ़ने में, समझने में मदद करेगा। ठीक है, और चलिए डायरेक्टली आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। और जो पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था टॉपिक को, तो आपको जहाँ तक याद होगा पिछले टॉपिक में हम लोग बात करते थे किसका। तो सबसे पहले सिंपल से बात करें तो हम सिखाए थे आपको कि वेक्टर क्या है। इसके साथ साथ एक टर्म सिखाए थे कि स्केलर क्या है। थोड़ा बहुत इन दोनों का प्रॉपर्टी भी सिखाए थे आपको कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। इसके अलावा आपको और क्या सिखाए थे? डायरेक्शन सिखाए थे। सबसे इम्पोर्टेंट जिसको बोले ना, आपको हम डायरेक्शन के बारे में कुछ बताए थे पिछले वीडियो में कि वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आज डायरेक्शन अगर थोड़ा सा रिवाइज करना चाहे तो डायरेक्शन में क्या सिखाए थे आप लोगों को। देखिए बताए थे ना कि कोऑर्डिनेट खींचना है। अभी कोऑर्डिनेट खींचते हैं हम लोग। सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट खींचना है और ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं और इसको वेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और जो आपको हम सिखाए थे, जैसे इसको हम लोग बोले थे ना भैया नॉर्थ ईस्ट बोले ना इसको। एक ये वाला है, इसको हम लोग क्या बोले थे? नॉर्थ वेस्ट बोले थे। इस वाला है तो इसको हम लोग क्या बोले थे? साउथ वेस्ट बोले थे। और जो लास्ट में रिमेनिंग मेरा बचेगा ना, उसको बोले थे साउथ ईस्ट। इतना चीज आप लोग को मालूम होगा और आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक चीज और जो पिछले क्लास में आपको हम सिखा चुके हैं। देखिए सिखाया क्या ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको हम पिछली बार सिखाए थे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या होता है? किसी भी वेक्टर को एरो सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे ये जो है ना वेक्टर होता है, अगर एक एरो बना दे तो वो एरो आपका वेक्टर है। ठीक है, और एरो में दो चीजें हैं। सबसे पहला क्या है? तो एक यहां से लेकर के यहां तक जो है ना, वो तीर का लंबाई है, दैट इज द लेंथ ऑफ एरो। और आपको बताए थे कि लेंथ ऑफ एरो को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी जितना बड़ा लेंथ रहेगा ना उतना बड़ा उसका मैग्नीट्यूड होने वाला है। और जहाँ तक याद कीजिएगा ना, पिछले क्लास में आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्केलर। अच्छा, दूसरा वाला जो ये टिप होता है, इस टिप को हम लोग बोलते हैं, इस टिप का जो काम है उसका काम है डायरेक्शन बदलाना। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को मालूम होगा। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव विजिटेड फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल इंसेंटिव पटना, देन आपको इसके फर्स्ट वाले पार्ट को जरूर देखें, आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। देखिए आज हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सीरीज को आगे बढ़ाते समय आज जो सबसे फर्स्ट काम हम लोग करेंगे उसमें पहले कुछ वेक्टर, कुछ टाइप का वेक्टर सीखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट वाला जो मेरे लिए वेक्टर है, जो पूरे फिजिक्स में आपको काम देगा, इम्पोर्टेंट सा काफी। कुछ टाइप का वेक्टर पहले हम लोग सीखते हैं। और सबसे पहले वाले को जिसको हम लोग बोलते हैं ना निगेटिव वेक्टर। सबसे फर्स्ट देखिए निगेटिव वेक्टर, थोड़ा सा समझिए। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव का मतलब क्या होता है? उल्टा नहीं, निगेटिव का मतलब होता है माइनस, ऋणात्मक। ठीक है, अब समझिए इसको निगेटिव वेक्टर। जैसे मान लेते हैं ना कि
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम लोग। तो मेरे पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर का माइनस लिखना है, नेगेटिव लिखना है। तो नेगेटिव लिखने का मतलब होता है ना कि जितना बड़ा इस तीर का लेंथ है ना, जैसे इतना बड़ा इसका लेंथ है तो लेंथ को हम लोग बराबर रखें, सेम सेम लेंथ का बराबर है। लेकिन करना क्या है, इसका डायरेक्शन और इसके नेगेटिव वाले का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। यानी वैसा वेक्टर, दोज वेक्टर हु हैज सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन जो डायरेक्शन में उल्टा हो ना, उस टाइप के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। और अगर हम इसमें बात करें ना, तो अगर ऊपर वाले वेक्टर को हम लोग ये वेक्टर बोले तो नीचे वाले वेक्टर को हम लोग बोलेंगे माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ चीजें सिंपल और समझाते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, जो हम लोग अक्सर यूज करेंगे इस पूरे प्रक्रम में। और उन सब चीजों को एक बार समझना जरूरी है। जो लोग 11th में, उन लोग के लिए तो ऑलरेडी आपका सिलेबस मेंशन है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। और जो लोग 12 में, आप समझिए। और बहुत जल्दी हम लोग 12 का नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं। देखिए इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट। ये आपको मालूम होना चाहिए पहले से। अब देखिए नॉर्थ का नेगेटिव जो है ना साउथ होगा, और साउथ का नेगेटिव आपका क्या होगा, नॉर्थ होगा। ध्यान दीजिए, नॉर्थ का नेगेटिव आपका क्या होने वाला है, साउथ, और साउथ का नेगेटिव क्या होने वाला है, नॉर्थ। अगर इसी हिसाब से बात करें ना, तो वेस्ट का नेगेटिव ईस्ट होगा और ईस्ट का नेगेटिव आपका क्या होगा, वेस्ट। अगर हम लोग कॉर्नर की बात करें, जैसे ईस्ट वाला डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, तो इसका जस्ट ऑपोजिट है ये, यानी इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। यानी नॉर्थ ईस्ट का आपका जो ऑपोजिट होने वाला है ना, उसको हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट। यहाँ तक ठीक है। अभी आपको कुछ लिख करके हम दिखाते हैं जिससे आपको पता चले। देखिए जैसे मान लेते हैं ना कि मेरे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ए वेक्टर है, और इस ए वेक्टर का वैल्यूएशन लिखते हैं 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने एक वेक्टर लिखा और वो वेक्टर मेरा कौन सा है, ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, अब इसका माइनस निकालना है मेरे भाई। आपको एक चीज और हम पहले बता चुके हैं, मॉडुलस निकालने के लिए, लेकिन अभी उस पर फोकस नहीं करते। अगर इसका बोलेगा ना नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, आपको फाइंड करना है। नेगेटिव करने का मतलब माइनस ए वेक्टर आपको निकालना है। नेगेटिव करने का मतलब है आपको निकालना है माइनस ए वेक्टर। और माइनस ए वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा -10 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, -10 मीटर ड्यू। अब इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो सब लोग देखिए -10 मीटर, आपको पता है ना स्केलर क्वांटिटी 10 मीटर, ठीक है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी माइनस नहीं होता है, ठीक है। यानी 10 मीटर। अब रियल लाइफ में कुछ सोच के देखिए, किसी का लंबाई मापना है, किसी भी चीज का लंबाई मापना है। अगर मान लेते हैं किसी आदमी का हाइट मापना हो, और क्या उस आदमी का हाइट माइनस हो सकता है। जैसे कोई इंसान बोले ना आपका हाइट कितना है, तो आप ऐसे बताइएगा 5 फीट 6 फीट जो भी हो। लेकिन क्या कोई ऐसा इंसान जो बोलेगा मेरा हाइट -2 फीट है, -4 फीट, एक सब एब्सर्ड है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है। यानी ये जो माइनस आया है ना, इतना तो पक्का है कि ये -10 मीटर के साथ लाइन नहीं करेगा, तो जाएगा कहाँ पे, ये माइनस को हम लोग डायरेक्शन के पास ले आते हैं, और डायरेक्शन के पास लाएंगे तो क्या मिलेगा, -a वेक्टर बराबर आपको क्या मिलेगा, तो 10 मीटर ड्यू। यहाँ तक तो सही है, लेकिन आप सोचिए ना नॉर्थ का नेगेटिव क्या होता है, नॉर्थ का नेगेटिव क्या क्या है, साउथ। यानी हम लोग इसको लिखेंगे 10 मीटर ड्यू साउथ। ठीक है, एक चीज और देखिए, ये वेक्टर को हम लोगों ने बोला था 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, ए वेक्टर का मॉडुलस, तो ए वेक्टर का मॉडुलस कहने का मतलब है कि 10 मीटर ड्यू नॉर्थ का मॉडुलस। और आपको याद होगा पिछली क्लास में मॉडुलस कहने का मतलब होता है ना
इस वाले टर्म को गायब कर देना है। यानी डायरेक्शन को अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में से उसके डायरेक्शन को गायब करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। यानी इसका वैल्यू हमको मिलने वाला है 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए माइनस ए वेक्टर, ठीक है, माइनस ए वेक्टर को देखिए, तो माइनस ए वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर ड्यू साउथ। इसका भी मॉडुलस निकालिए, इसका हम लोग निकालते हैं मॉडुलस, यानी माइनस ए का मॉडुलस। ठीक है, 10 मीटर ड्यू साउथ, और फिर से अगर हम लोग इसका मॉडुलस निकालें तो फिर से मिलने वाला है कितना, 10 मीटर। आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये वाला भी 10 मीटर और ऊपर वाला भी कितना आया, 10 मीटर। यानी जब भी हम लोग कोई वेक्टर ले और उस वेक्टर का माइनस निकालें, यानी एक मेरे पास ए वेक्टर का मॉडुलस और माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस, ये दोनों का दोनों क्वांटिटी सेम होता है। क्या समझे, अगर वेक्टर है मेरे पास और वेक्टर का हम लोग माइनस निकालते हैं, निगेटिव निकालते हैं, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क ओनली और ओनली डायरेक्शन में पड़ेगा। यानी नॉर्थ है तो नॉर्थ को हम लोग साउथ से बदलेंगे, अगर ईस्ट है तो उसको वेस्ट से बदलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और जो चीजें हम लोगों को सीखना है निगेटिव वेक्टर में, इतना आप याद रखें अभी के लिए सही है। देखिए कुछ चीजें और 2-3 टाइप का वेक्टर जो हम लोगों को सीखना है, और उन सब चीजों को हम लोग साथ साथ सीखते चलते हैं। देखिए निगेटिव वेक्टर, जो मेरा दूसरा वेक्टर है ना, वो बहुत काम का वेक्टर है, और हम लोग पूरे फिजिक्स को जो भी न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग भर से प्रयास करेंगे ना कि उसको सिंपल इसी टाइप से बनाएं। ठीक है, लेकिन उससे उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए जो मेरा दूसरा टाइप का वेक्टर है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीखना जरूरी है, उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट लाइक में सुनते भी हो ना, यूनिट। यूनिट का सिंपल सा मतलब होता है ना, हिंदी में लिखें, हिंदी में यूनिट का मतलब होता है एक, और इंग्लिश में लिखें ना तो यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो ना, उस प्रकार के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। द वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अब सिंपल सा देखिए, अब बोलेगा सर जी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस टर्म को, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 के बराबर हो, उस प्रकार के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो फिर सवाल उठता है, जब मैग्नीट्यूड ऑलरेडी नोन है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए सिग्निफिकेंस एक ही है, और वो सिग्निफिकेंस है डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी हम लोग को मालूम है। यानी यूनिट वेक्टर का एक सवाल भी है, अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप सिंपल सा बताइएगा, यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस है डायरेक्शन को बतलाने में। यानी यूनिट वेक्टर का वैसा कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसका काम है डायरेक्शन को बतलाना। देखिए अभी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए एक तरीका सिखाते हैं आपको कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, क्या है। अभी हम लोग एक एग्जांपल लिए थे, ए बराबर में 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है, इसका मॉडुलस भी निकाले थे। मॉडुलस को एक बार फिर से निकालिए, यानी 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, मॉडुलस हो गया मेरे लिए, ठीक है। अब देखिए इसका अगर मॉडुलस निकाले ना, तो ए वेक्टर का मॉडुलस आपको मालूम होना चाहिए। मॉडुलस निकालने के लिए डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ को गायब करना पड़ेगा, तो मेरे पास बचेगा ओनली और ओनली क्या, 10 मीटर बचेगा, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर, अब थोड़ा सा सोचिए ना कि अगर ये वाला 10 मीटर है, यहाँ पे भी 10 मीटर है, अगर इस वाले 10 को इस वाले 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो 1 तो मिलेगा,
यानी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यानी अगर इस ए वाले वेक्टर को इस ए वाले के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो सिंपल सा बात है, डिवाइड करके 1 मिलेगा एंड ड्यू नॉर्थ मिलेगा। इतना तो पक्का है। अब देखिए ये क्वांटिटी आ गया आपका 1 और इस 1 को 1 जो आया हम लोग इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। मालूम है यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का तरीका होता है इस टाइप से। एक बार फिर से देखिए, यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का तरीका होता है इस टाइप से। और इसको बोलते क्या है हम लोग, तो इसको या तो कैप बोलते हैं या तो हाइट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से सुनिए। यूनिट वेक्टर को इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं और इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, या तो कैप बोलते हैं या तो हाइट बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कैप। जैसे इसको पढ़ना है तो हम लोग इसको बोलेंगे एक कैप। तो एक कैप बराबर आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉडुलस। यानी अगर किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाए, किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाए, जो ऑब्टेन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर का खास कांसेप्ट आपको क्या मिला कि अगर आपको एक कैप निकालना है तो आपको ए वेक्टर निकालना पड़ेगा और ए वेक्टर को एक के मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम लोग बार बार निकालते हैं, हम लोग को जरूरत होता है यूनिट वेक्टर का। आप अगर वेक्टर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बनाएं और उसमें देखिएगा बहुत जगह ऐसा आता है ना जहाँ पे यूनिट वेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल है और उन सब में हमको निकालना पड़ता है। एक तो डायरेक्टली सवाल आता है, क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्टली कि वेक्टर है, यूनिट वेक्टर निकालिए। सिंपल है निकालने के लिए। अब कुछ चीजें हम लोग यूनिट वेक्टर से रिलेटेड और सीखते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट बनाते हैं एक्स वाई और उससे लेकर के सीखते हैं। रियल वर्ल्ड 3D है, ये आपका बोर्ड 2D है, लेकिन फिर भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं z और इसको बोलते हैं z डैश और ये आपके लिए ओरिजिन है, इसको बोलते हैं o। देखिए तीन चीजें आपको सिखाते हैं। सबसे पहले तीन एक्सिस का रोल क्या है, ये तीन एक्सिस होता कैसे है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो तीन एक्सिस कहने का मतलब, आप तीन मार्कर को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए और इस तीन मार्कर को देखिए, आपको चीजें समझ में आएगा। देखिए ये तीन चीजें आपको दिखाई दे रही है। रियली में ये x है, ये y है, ये z है। आप किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y मान सकते हैं, किसी को भी z मान सकते हैं। x, y और z। अब देखिए जब ये x एक्सिस है, इसके जस्ट ऑपोजिट में x डैश होगा। ये y एक्सिस है, इसके जस्ट ऑपोजिट में आपका y डैश होगा और ये आपका z एक्सिस है, यानी जस्ट नीचे आपका z एक्सिस पड़ेगा। अब ये तीन एक्सिस है मेरे पास, x डैश, y डैश, z और z डैश। हुआ क्या ना, यूनिट वेक्टर मानेंगे। जो x एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं i कैप। जो x एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, i कैप। जो y एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं j कैप। और जो z एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं k कैप। ध्यान दीजिए, जो x एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर उसको हम लोग बोलेंगे i कैप। जो y एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर उसको बोलेंगे j कैप। और जो z एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग बोलेंगे k कैप। अब देखिए ये i कैप है, अगर इसका हम लोग माइनस लिखें तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस i कैप। ये j कैप है,
इसके माइनस वाले को हम लोग बोलेंगे माइनस जे कैप। ये आपका के कैप है, इसके माइनस वाले को बोलेंगे माइनस के कैप। यानी अगर आप पूरे को एग्रीगेट करें, पूरे को सम करें, तो आपको कुल मिलाकर के 3 और अगर ब्रॉड लेवल पे देखें तो 6 यूनिट वेक्टर मिलेंगे। सबसे फर्स्ट वाले को हम लोग बोलेंगे आई कैप, एक्स के लिए जो है आपका आई कैप। जो दूसरा वाला है वाई एक्सिस के लिए उसको हम लोग बोलेंगे जे कैप, और तीसरा वाला जो जेड एक्सिस के लिए उसको हम लोग के कैप। इतना आप याद रखिए। अब इसका नेगेटिव लेते चलते हैं। जैसे एक्स एक्सिस है तो एक्स के लिए आई कैप है, तो एक्स डैश इसका माइनस होता है, तो उस एक्स डैश के लिए हम लोग माइनस आई कैप लिखेंगे। ये y है, y के लिए जे कैप पता है आपको, तो इसके माइनस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे माइनस जे। ये आपका के कैप है, इसके माइनस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे माइनस के कैप। ठीक है, देखिए आप पूरे देखिएगा ना, जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको वेक्टर जैसे बोलेगा ना भैया ए वेक्टर लिखे हुए हैं 2y कैप प्लस में 3j कैप। अब बहुत सारे लोग तो ये सोच के घबरा जाते हैं ना, सर जी आई जे आ रहा है। नहीं, घबराना नहीं है। इस आई का सीधा सा मतलब है ना कि एक्स एक्सिस, इस जे का मतलब है ना वाई एक्सिस। हो सकता है इसमें के को भी सम्मिलित करे, के को भी ज्वाइन करे, तो के को जो भी ज्वाइन करेगा मतलब कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए इन सब वेक्टर को जोड़ना, घटाना, मैग्नीट्यूड निकालना बहुत सिंपल है, हम लोग सब कुछ को सीखते हैं। और ये आया कैसे, इसको हम लोग सीखेंगे। एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, आपको बताएंगे। और पूरे 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखिए सबसे पहले आपको हम जोड़ने के लिए बताते हैं। आई जे कैप तक क्लियर है। देखिए इसके बाद करते हैं हम लोग, इतना तो पता चला सर जी 3 टाइप का वेक्टर है यूनिट जिसको हम लोग बोले। और सबसे फर्स्ट वाले को बोलते हैं आई कैप, सेकंड वाले को बोलते हैं जे कैप, तीसरे वाले को बोलते हैं के कैप। एक किलो का माइनस है, यानी ये प्लस में भी लाई करेगा, माइनस में भी लाई करेगा। जे वाला प्लस में भी लाई करेगा, माइनस में भी लाई करेगा। के वाला भी प्लस में लाई करेगा, माइनस में लाई करेगा। आपको मालूम है एक्स के लिए प्लस, एक्स डैश के लिए माइनस, एंड सिमिलर फॉर दैट ऑल। लेकिन अभी देखिए आपको बताते हैं जोड़ने के लिए एक चीज को याद रखिएगा, और वो टर्म क्या है, सिमिलर। जब भी जोड़ते हैं ना एकदम सिंपल सा लेवल लगाते हैं हम लोग। सिंपल लेवल का क्या मतलब है, x को x वाले के साथ ही जोड़ सकते हैं, y को y के साथ जोड़ सकते हैं, z को z के साथ जोड़ सकते हैं। ये सेम टू सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होगा। ठीक है, देखिए यानी आई कैप को ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट ओनली दो, आई को ओनली आई के साथ ही या तो जोड़ सकते हैं तो घटा सकते हैं, जे को जे के साथ ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, और सिमिलर टर्म में के को के के साथ जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। और जोड़ना घटाना कैसे है, जो हम लोग बचपन से सिंपल अलजेब्रा सीखते हैं। ठीक है, अभी आपको करके दिखाते हैं। देखिए जैसे आप सोचिए थोड़ा सा कि आपको एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर बराबर में, और वो वेक्टर क्या है 2y प्लस में 3j प्लस में 4k, फर्स्ट वेक्टर है। और आपको दूसरा वेक्टर दिया गया है b वेक्टर। b वेक्टर आपको कितना दिया गया 4i प्लस में 2j प्लस में 3k। आपके पास दो वेक्टर है, ध्यान दीजिए आपके पास दो वेक्टर है। ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपके पास है 4i कैप 2j कैप 3k कैप। ठीक है, आपको निकालना क्या है a प्लस बी वेक्टर, a प्लस बी। देखिए यानी 2i प्लस में 3j प्लस में 4k प्लस, ये तो फर्स्ट वेक्टर हुआ मेरा। यहाँ तक देखिए पूरा का पूरा एक वेक्टर। अब इसके साथ b वाले को जोड़ना है, तो 4i प्लस में 2j प्लस में 3k, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर होगा। ठीक है,
देखिए प्लस साइन है ना, तो इस ब्रैकेट का कोई मोल नहीं है। अगर प्लस में रहता तो मोल है, ऐसा नहीं हर एक पर इसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। लेकिन चूंकि अभी प्लस साइन है तो हम लोग इसको निगलेक्ट करेंगे। आपको भी क्या पता है कि आई वाले को आई के साथ जोड़ना है, जे वाले को जे के साथ जोड़ना है और के वाले को के के साथ जोड़ना है। यानी इस वाले आई को हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे, इस वाले जे को इसके साथ जोड़ेंगे और इस वाले के को इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब यानी ए प्लस में बी, अब 2 और 4, 2 और 4 कितना मिलेगा 6i, 3 और 2 5j, इसके अलावा 4, 4 और 3 7k। ठीक है, देखिए जोड़ने के लिए क्या है, आई को आई के साथ जोड़ना है, जे को जे के साथ और के को के के साथ। यहाँ तक हम लोग जोड़ दिए। अगर अगला ऑपरेशन बोले ना कि आप ए माइनस बी निकालिए, हम इसी में आपको करके दिखाते हैं। ए माइनस बी, ये प्लस का ऑपरेशन है आपका। अगर आपको बोले ना कि आप ए माइनस बी निकाल कर दिखाइए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी ए वाला प्लस नहीं है, ए वाला माइनस है। आपको पिछली बार बताए थे कि जब बीच में सिंबल प्लस रहे तो इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन अगर माइनस आ जाए ना इसका बहुत मोल है, इसका बहुत वैल्यूएशन है। कैसे? अब ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर निकालिए, आपको क्या मिलेगा 2i 3j 4k। इसको कीजिए -4i -2j और माइनस में आपका 3k। ठीक है, देखिए जैसे जोड़ते हैं ना वैसे ही घटाते हैं। आई को आई के साथ जोड़ना है, घटाना भी आई के साथ ही है। जे को जे के साथ जोड़ेंगे तो जे को घटाएंगे भी जे के साथ। आप ऐसे चीज़ में कंपेरिजन सेम चीज़ों में हो सकता है। कभी भी आप खुद को भी अगर कंपेरिजन कीजिए ना तो सेम चीज़ों में कीजिए। डिफरेंट प्रॉपर्टी को लेकर कंपेरिजन हो भी नहीं सकता है। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग उसका क्षमता है और वो अपने फील्ड में कर सकता है, अपने फील्ड में। अब जैसे कुछ समझिए, जैसे मछली, अगर मछली और बंदर में कंपटीशन हो ना, कौन पेड़ पर चढ़ेगा इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? मछली का प्रॉपर्टी है जल में रहने का, वो जल में कम्पीट कर सकती है। बंदर पेड़ पे अगर ठीक है, बंदर पेड़ पे जल्दी चढ़ जाता है, मछली नहीं चढ़ पाती। लेकिन अगर इसका कंडीशन रिवर्स कर दिया जाए, फिर जल में रहने के लिए हो जाए, कौन कितना देर तक पानी में रह सकता है, तो फिर ये कंपटीशन सेम वाले में हो तभी अच्छा है। और यहाँ जहाँ तक जोड़ने का बात हो ना, इसका जो एडिशन है, जो सब्ट्रैक्शन है, वो दोनों सेम वाले में होता है। देखिए आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के के साथ। ठीक है, यानी अगर हम लोग ए माइनस बी निकाले तो हम लोगों को क्या मिलेगा? अब देखिए आई और आई सिंपल सा आप लोग सीखे होंगे मेरे भाई। A4 A2 दोनों का सिंबल अलग अलग है, 4 में से 2। ये सिंपल सा लेवल है, होप दैट कि इसको ज़्यादा समझाना नहीं चाहिए, आप लोग ऑलरेडी सीखे हैं। तो देखिए अगर हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाले तो हम लोग को मिला -2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। कैसे? 4i में से 2i, क्योंकि ये सिंबल माइनस है, ये प्लस है, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे और बड़ा वाला का सिंबल देंगे। तो 4i 4i that is the greater than 2i, 4 minus 2 2 and the symbol of 4 is minus, so we have written as a minus. Similarly in the case 3j and 2j, अब बोथ हैव ऑपोजिट साइन प्लस माइनस, एक का सिंबल प्लस है, एक का सिंबल माइनस है। तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, 3 में से 2 को घटा है, मेरे पास 1 बचा। बोलेगा 1 लिखे क्यों नहीं, लिख भी लेंगे तो क्या होगा, इससे कोई वजूद नहीं है वैसे 1 का। तो यहाँ पे हम ना लिखते हैं, देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। तो 3 में से 2 चला गया, आपको कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, और जे मिला, फिर यहाँ पे मिला तो हम लोग को के मिला। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को, जैसे अभी हम लोगों ने a माइनस बी निकाला,
अगर कोई इंसान हमसे बोले कि सर जी आप b माइनस ए क्यों नहीं निकालते हैं, b वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, देखिए निकालते हैं उसको। b वेक्टर आपका कितना है 4i प्लस में 2j प्लस में 3j, ठीक है। और चूंकि माइनस करना है तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग ऑलरेडी ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद ए वेक्टर को लिखना है, यानी हम लोग लिखेंगे 2i वेक्टर प्लस में 3j वेक्टर प्लस में 4k वेक्टर, लिख दिया। अब देखिए माइनस साइन है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे 4i वेक्टर प्लस में 2j वेक्टर प्लस में 3k वेक्टर। ये माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में, आपको क्या मिलेगा 2i वेक्टर माइनस में 3j वेक्टर माइनस में 4k वेक्टर। और फिर से वही माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बड़ा में से छोटा वाले को घटाना है और सिंबल बड़ा वाला का होना चाहिए। 4i में से 2i माइनस चला गया, आपको कितना मिलेगा 2i, 2j माइनस 3, इस बार माइनस 3 है, बड़ा है माइनस j, और इस बार इसको घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस k, यानी हम लोग को मिला माइनस 2i माइनस j कैप माइनस में k कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको हम समझाना चाहते हैं उसको समझिए। b माइनस ए और a माइनस बी, इन दोनों टर्म को थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए और सीखिए क्या है 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप j कैप k कैप k कैप। ये थोड़ा सा अगर दिमाग आप लोग चला रहे हैं ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस b माइनस में a कर लेते हैं, और इधर से भी हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस 2i माइनस j माइनस k, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लिया है, पूरे टर्म कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, और वो है इतना वाले टर्म को देखिए माइनस 2i कैप j कैप k कैप, यानी माइनस b वेक्टर माइनस में a वेक्टर, ये पूरे के पूरे टर्म को हम लोग बोल सकते हैं माइनस a वेक्टर देखा। मतलब क्या है कि अगर किसी वेक्टर का अगर माइनस लगा दें, अगर किसी वेक्टर का अगर माइनस लगा दें तो क्या होगा, सिंपल सा बात है a वेक्टर माइनस b वेक्टर और b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों में फर्क है माइनस का। a वेक्टर माइनस b वेक्टर और b वेक्टर माइनस a वेक्टर बराबर नहीं हो सकता। हाँ, बराबर होने के लिए कंडीशन क्या है, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर होगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर का केवल और केवल एक कंडीशन में, जब इसका हम लोग लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यूनिट वेक्टर से रिलेटेड सारा टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, ताकि बाद में इसको फिर से ओपन ना करना पड़े, आप चीज़ों को अच्छे से समझिए। देखिए एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं हम लोग और इसका वैल्यू रखते हैं 10 मीटर, ठीक है। एक हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट बनाते हैं और इस कोऑर्डिनेट में डायरेक्शन देते हैं नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ है। सिंपल सा हम लोग बोले तो x कर देते हैं, x डैश y और y डैश।
और मेरे पास कोई वेक्टर है और वो वेक्टर का नाम है, ये वेक्टर है 10 मीटर और ये वाला जो एंगल है इसको बोल रहे हैं हम लोग 37 डिग्री। ठीक है, मेरे पास कोई वेक्टर है और 10 मीटर है, इस वाले एंगल को हम बोलते हैं 37। देखिए फिजिक्स में दो एंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस दो एंगल का हम लोग बार बार यूज भी करेंगे। और दो एंगल है क्या, सबसे पहले 37 डिग्री फर्स्ट वाला जो आपका है और जो सेकंड वाला आपका एंगल है ना उसको हम लोग बोलते हैं 53 डिग्री। चलिए एक बार इस पे देखते हैं इसको, क्योंकि आपके बाद पूरे आई जाएगी ऑब्जेक्ट, जब तक पढ़ाई कीजिएगा तब तक तो ये आएगा ही। देखिए कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं और आपको मालूम होना चाहिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल का खासियत है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। देखिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और ये जो 37 और 53 है ना, ये किसी स्पेसिफिक ट्रायंगल के लिए लाई करता है, वेरीफाई होता है वो कौन सा है। जैसे इस वाले को हम लोग बोलते हैं 90, ये तो हो गया 90, जब सिंबल बना दे लिखने में कोई ज़रूरत नहीं। ये वाला 3, ये वाला 4, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 5, 3, 4 और 5 यूनिट जो भी हो। देखिए 4, आप अगर 9th क्लास का थोड़ा सा भी थ्योरी याद होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस साइड के सामने जो साइड बड़ा रहता है उसके सामने बनने वाला एंगल भी बड़ा होता है और जो साइड छोटा होता है उसके सामने बनने वाला एंगल भी छोटा होता है। द ग्रेटर साइड ऑफ स्टेन अ ग्रेटर एंगल एंड द लेसर साइड ऑफ स्टेन अ लेसर एंगल। जो बड़ा साइड है ना बड़ा एंगल बनाता है। अभी 4 है, 4 है, इसके सामने जो एंगल बनेगा ना इसको बोलेंगे 53 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना इस एंगल को हम लोग बोलेंगे 37 डिग्री। ठीक है, अब कुछ बेसिक्स जो चीज़ें आपको याद है, अगर आप 10 में पढ़ा होंगे, जैसे साइन 53 का वैल्यू निकालिए तो साइन बराबर सब लोग जानते हैं p/h और इस ट्रायंगल के लिए 33 के लिए p का वैल्यू 4 होगा और h का वैल्यू तो 5, h तो बदलता नहीं है। इसी हिसाब से अगर हम लोग निकाले cos 53 डिग्री, तो cos 53 डिग्री अगर हम लोग निकाले तो इसके लिए फार्मूला आपको मिलेगा p/h और ये 53 है, इसके लिए बेस का वैल्यू 3 मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे 3/5। इसके अलावा हम लोग निकालते हैं tan 53, तो tan 53 आपको मिलता है p/b, इसके लिए p की बात करें तो 4 और इसके लिए b की बात करें तो 3। ठीक है, अब आगे देखिए थोड़ा सा और सिखाते हैं इसमें। इसी अब तीनों के लिए हम लोग निकालते हैं 37 डिग्री के लिए। जैसे sin 37, तो 37 है, इसके सामने ये है, फिर से फार्मूला लगाएंगे p/h, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 और फिर से हम लोग लिखे तो cos 37, तो फिर से लिखेंगे b/h 4/5 और अगर हम लोग लिखे tan 37 तो फिर से लिखेंगे p/b और फिर से हम लोग लिखेंगे 3/4। इतना चीजें आपको आना चाहिए, ये आपको बार बार यूज होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मेमोराइज कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। देखिए अब इस वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो टॉपिक में हम लोग इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे उसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं, यहीं पे इसको खत्म करते हैं। ये 37 है, ये 10 मीटर है। कंपोनेंट, कंपोनेंट कहने का सिंपल सा मतलब होता है भाग, its constituents part. In this what is the component of a, it literally mean that what is the component, what is the constituent part of vector a in x axis and what is the constituent part of vector a in y axis। समझिए, वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना, इसका सीधा सा मतलब हुआ ना कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस में कितना है और वेक्टर ए वाई एक्सिस में कितना है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस में कितना है और वेक्टर ए वाई एक्सिस में कितना है। अब एक्स एक्सिस निकालने का क्या करेंगे हम लोग,
सीधा से इसको परपेंडिकुलर खींचेंगे। और इतना तो किसी को पता चल रहा है सर जी, ये वाला जो लंबाई है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, यानी एक्स कंपोनेंट, इतने बड़े जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे एक्स कंपोनेंट। फिर सवाल उठता है वाई में कितना है, तो हम लोग सीधा सा परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग बोलेंगे वाई कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट होता है। ये हम लोगों ने 2D बनाया हुआ है तो दो कंपोनेंट, अगर हम लोग इसको 3D बनाए ना, हम लोगों को इसका तीन कंपोनेंट मिलेगा, एक्स वाई और जेड। वो भी आपको हम दिखाएंगे आज ही। तो ये आपका एक्स कंपोनेंट, ये आपका वाई कंपोनेंट। थोड़ा सा जरा लॉजिक लगाएं, तो क्या इतने बड़े वाले पोर्शन और ये वाला पोर्शन का वैल्यू बराबर नहीं होगा? ऑब्वियस बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड बराबर होता है। यानी इतना बड़ा पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों आपस में बराबर होने वाला है। अब हम लोग इसका दोनों कंपोनेंट निकालते हैं आपके सामने, इसको समझते हैं और एक फार्मूला देंगे यहाँ से। इसके बाद ग्राफिकल मेथड को भी सीखेंगे आज ही। देखिए, थर्टी सेवन, और इसको हम लोग ये मान लेते हैं। ये मान लेते हैं का क्या मतलब है, ये कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है ना वह ए है। क्योंकि अगर ये वेक्टर हम लोग लिखे ना, तो हम लोग को डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा, 10 मीटर डी नॉट। लेकिन ये 10 मीटर अगर लिखेंगे ना, तो फिर वेक्टर लगाने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो सिंपली सा 10 मीटर, ठीक है। हम लोग इसका कंपोनेंट निकालने वाले हैं, यानी इसका ए में कितना पोर्शन है और वाई में कितना पोर्शन है। देखिए, ये 37 डिग्री है, इसको डिग्री नहीं मानते, इसको हम थीटा मानते हैं, ताकि एक जनरल सा फार्मूला मिले। अगर हम लोग एक स्पेसिफिक एंगल को मान लेंगे, स्पेसिफिक वैल्यू को मान लेंगे, तो आप सीख तो जाइएगा, लेकिन जो किताब में फार्मूला लिखा रहता है फार्मूला नहीं आएगा, तो फिर बहुत सारे लोग सोचने लगेंगे सर जी आप फार्मूला दिए नहीं। देखिए, फार्मूला कुछ है नहीं वेक्टर वाले टर्म में, इसमें कुछ समझना भी नहीं है। पूरे फिजिक्स का सबसे इजी टॉपिक भी आता है, ये है। और अभी का अगर कुछ आपको याद पड़े, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, और ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग बोलेंगे वाई कंपोनेंट। यानी फिलहाल 2D की बात करें तो हम लोगों के पास दो कंपोनेंट हुआ, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। देखिए, एक्स कंपोनेंट नामकरण करते हैं सबसे पहले ओ ए बी, और अगर लिखेंगे ना तो ओ ए पे ही हम लोग बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, और जो ए बी को हम लोग बोलेंगे वाई कंपोनेंट। हम लोग को करना क्या है, ओ ए का वैल्यू निकालना है, ओ बी का वैल्यू निकालना है, और ओ ए और ए बी से फिर कुछ चीजें सीखेंगे कि है क्या कैसे है। देखिए, करना क्या है, आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी। देखिए, जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल का नामकरण लिखें, जब भी आप नेमिंग करें किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो एक कॉमन सा बात है, उसको ध्यान में रखिए। और उस बात को ध्यान में रखना कि जिस वर्टिसेस पे, जिस कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है ना, उसको हमेशा बीच में रखिए। जैसे देखिए, ओ ए बी कहने का मतलब क्या है कि ए वाला पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ए पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो हम लोग लगाते हैं एक कॉमन सा टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं p/h। साइन थीटा, इसके लिए अगर p की बात करें ना, तो p मेरे लिए क्या हो जाएगा ab। तो साइन थीटा p को हम लोग बोलेंगे ab, और
हाइपोटेनस 90 के सामने वाले हाइपोटेनस को हम लोग बोलेंगे ओबी। एबी को लेफ्ट कर देते हैं, ऐसा ही छोड़ देते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और ओबी को हम लोग बोल सकते हैं ए। यानी आपको मिला क्या, देखिए आपको मिला साइन थीटा बराबर ए बी बटा में ए, और ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लेक्शन में जाएगा, यानी ए बी बराबर आप लिख सकते हैं ए साइन थीटा। ए बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा। और देखिए ध्यान दीजिए ए बी है क्या, वाई कंपोनेंट, और अपना वाई कंपोनेंट का वैल्यू निकाला, और वो वैल्यू कितना है, तो वो वैल्यू है ए साइन थीटा। अब देखिए इसी को ट्रायंगल वाई है, लेकिन इस बार रिलेशन हम लगाते हैं cos थीटा, और cos थीटा बराबर आप जानते हैं b/h। cos थीटा बराबर क्या जानते हैं, b/h। अब इस ट्रायंगल में b यानी बेस, तो बेस सब लोग जानते होंगे OA होगा, हाइपोटेनस OB होगा। OA को जस्ट छोड़ देते हैं और OB को हम लोग लिख सकते हैं A। अब देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर OA बाई A, और यहाँ से अगर OA निकालें तो हम लोग लिख सकते हैं A cos थीटा। ठीक है, OA को हम लोग क्या बोलते हैं, x कंपोनेंट बोलते हैं, और इस x कंपोनेंट का वैल्यू मेरे लिए मिला A cos थीटा। देखिए आपने x कंपोनेंट का वैल्यू निकाल दिया और y कंपोनेंट का वैल्यू निकाल दिया, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। लेकिन ना अगर लिखने का नंबर है ना, अगर आपसे कोई बोला जाए कि आप OB वेक्टर को लिखिए, OB वेक्टर को लिखिए, तो लिखना का तरीका है, लिखने का तरीका है, और वो लिखने का तरीका क्या है, तो आपको हम एक जनरल सा टर्म बताते हैं। सबसे पहले तो x कंपोनेंट लिखिएगा आप लोग, और x कंपोनेंट लिखने के बाद वहां पे लिखना है i कैप, और प्लस करना है, इसके बाद लिखना है y कंपोनेंट को, और y कंपोनेंट के बाद क्या लिखना है, j कैप को लिखना है। यानी अगर इस हम लोग OB वेक्टर को लिखे ना, तो OB वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं OA i कैप प्लस में AB j कैप। अगर और इसको लिखे ना तो OB वेक्टर को लिख सकते हैं A वेक्टर, और A वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, OA। देखिए आपने निकाला है वैल्यू उसका A cos थीटा i कैप प्लस में AB को आप क्या लिख सकते हैं, A sin थीटा j कैप। पता चला, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, देन यू मस्ट स्मार्टली आंसर दैट A वेक्टर इज इक्वल टू A cos थीटा i कैप प्लस A sin थीटा j कैप। ओके, अगर आपसे कोई पूछे ना व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट से आप क्या समझते हैं, अगर आप उसको शॉर्ट में कुछ बताना चाहते हैं ना, आप उसको बताइए A वेक्टर बराबर A cos थीटा i कैप प्लस A sin थीटा j कैप। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस बात को, और वो करते क्या है, आज हम लोग इस पूरे लेक्चर में आपको हम काफी चीजें एक साथ डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। ये वेक्टर, ये नीचे वाले लाइन को ऊपर पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको कुछ समझाते हैं। A cos थीटा i कैप प्लस में A sin थीटा j कैप कंपोनेंट है लिखा हो। देखिए दोनों तरफ मॉडुलस निकालते हैं, तो मॉडुलस निकालने का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, और ये जो पूरा का पूरा टर्म है जिसको हम लोग बोले हैं OA x कंपोनेंट, इसको हम लोग AX भी बोल सकते हैं। x कहने का मतलब हुआ x कंपोनेंट है, और ये वाला जो पूरा टर्म है इसको हम लोग AY भी बोल सकते हैं, मतलब y कंपोनेंट है का। जब भी किसी कंपोनेंट का मॉडुलस निकालना रहेगा, जैसे A वेक्टर का मॉडुलस निकालना है जिसको हम लोग A भी बोलते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको AX का स्क्वायर करना है और AY का स्क्वायर करना है।
फिर से समझिए, अगर आपको किसी कंपोनेंट में कोई वेक्टर दिया हुआ है और आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप करना क्या है, आपको ax का स्क्वायर करना है, ay का स्क्वायर करना है और आपका निकल जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस वाले टर्म को याद रखिएगा। अगर सिमिलरली थोड़ा सा याद रखिए, यहीं पे बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर मान लेते हैं ना 3 टाइप का वेक्टर, जैसे मान लेते हैं ना आपको कोई वेक्टर दिया जाए ए वेक्टर बराबर में कि ax i कैप प्लस में ay j कैप प्लस में az k कैप, कोई वेक्टर दिया जाए आपको और बोला जाए ना कि इस ए वेक्टर का मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस करने का मतलब ए होता है। ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में क्या कीजिएगा, सिंपल सा ax का स्क्वायर कीजिएगा, ay का स्क्वायर कीजिएगा, az का स्क्वायर कीजिएगा और तीनों का रूट निकालिएगा। इससे आपको क्या मिलेगा, ये वेक्टर का मॉडुलस। ये आपका 3D में है, हम लोग इसको सीखेंगे बाद में, आज ही सीखेंगे, लेकिन 2D के लिए पता चला। ये एक चीज और है जिसको सीखते हैं हम लोग, और उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल बना के दिखाएंगे, इससे कितना चीज बन सकता है और इसका यूज क्या है, और आपको डायरेक्टली यूज करके भी दिखाएंगे। देखिए ऊपर वाले टर्म को एक बार फिर से लिखते हैं, ये वेक्टर बराबर में a cos थीटा i कैप प्लस में a sin थीटा j कैप, एक कंपोनेंट, और इसमें a वेक्टर है। अच्छा, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है और वहां पे भी आपका क्या है, a है। हम इस सिचुएशन में करेंगे क्या, दोनों में से a को कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, cos थीटा i कैप प्लस में sin थीटा j कैप। ठीक है, और चूंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, यानी a वेक्टर बाई a, और इस a वेक्टर बाई a को हम लोग क्या बोलेंगे, तो cos थीटा i कैप प्लस में sin थीटा j कैप। और याद कीजिए इसको, आज का वीडियो स्टार्टिंग में a वेक्टर बाई a का मैग्नीट्यूड, तो a वेक्टर को जब भी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे ना तो हम लोगों को मिलेगा a कैप, और a कैप बराबर आपको क्या मिलेगा, cos थीटा i कैप प्लस में sin थीटा j कैप। आप यूनिट वेक्टर को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। आपसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज a कैप, आप उसको बोलेगा cos थीटा i कैप प्लस में sin थीटा j कैप, cos थीटा i कैप प्लस में sin थीटा j कैप। यहाँ तक ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ax